नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब की, जिसमें तमाम बड़ी खबरों पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को चकमा देती हुई नजर आ रही है। आज शाइस्ता परवीन का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेनकाब दिख रही है। वो नकाब नहीं पहने हुए, इससे पहले कई मंचों पर देखी गई है शाइस्ता परवीन, जिसमें वो नकाब पहने हुए दिखाई दी है। लेकिन लगातार पुलिस को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो शाइस्ता परवीन है उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन पुलिस को वो चकमा दे रही है। उसी तरह जो ये गुड्डू मुस्लिम है, इसके ऊपर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। लेकिन आज एक जो पत्र वायरल हुआ है, उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो देवेंद्र तिवारी है, जो अधिवक्ता है, जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल की, उस पर साफ तौर पर उनको धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा हुआ कि 20 लाख रुपए लेके इलाहाबाद आओ, और उसमें साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम जुड़ा हुआ है, और साथ ही जो एडीजी एसटीएफ है अमिताभ यश, उनका भी नाम जुड़ा है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी, जिस तरह से आज ये पत्र जारी हुआ है, उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। उधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, और इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कर रही है, और इस बैठक के अंदर दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं निकाय चुनाव के, उसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। क्या समीकरण के हिसाब से किस सीट का क्या समीकरण बनना है, और किस सीट पर किस प्रत्याशी की दावेदारी जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, किसके हिसाब से समीकरण जो है वो बेहतर दिख रहे हैं। चाहे हर सीट का अपना जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर अन्य समीकरण हो, उन सभी समीकरणों के लिहाज से कौन से प्रत्याशी हैं जो सबसे ज्यादा प्रबल जो है वो साबित हो रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कोर कमेटी की ये बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है कि आखिर किन किन चेहरों पर दांव लगाया जाए। बीजेपी के आगे एक बड़ी समस्या ये भी है कि हर एक सीट के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने दावेदारी करी है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनमें से किसी एक को चुनना, और इसीलिए इस बात का भी मंथन जो है इस बैठक में किया जाएगा। और माना जा रहा है आज इस कोर कमेटी की बैठक में दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों को लेकर पूरी तरह से चर्चा होगी, सूची को तैयार किया जाएगा, और उसके बाद उस सूची को उच्च शीर्ष नेतृत्व के पास में लेकर जाया जाएगा, और वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। कैमरामैन सुभाष चंद्र के साथ पाठक के लिए। उधर सिविल सेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को एक बड़ा मंत्र दिया। क्या है पूरी खबर, बता रही हैं मेरी सहयोगी जूही। देश के 2 युवा आईएएस अधिकारी अपने काम से देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिविल सर्विस डे पर इन दोनों अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सर्विस डे पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के अन्य चुनिंदा आईएएस अधिकारियों के साथ रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर और चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया है। साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी रविंद्र मंदर मार्च 2021 से रामपुर के जिलाधिकारी है। रविंद्र ने पीएम के सुपोषित भारत विजन से प्रेरणा लेकर नवाचार की पहल करते हुए संवर्धन सुपोषित रामपुर नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत स्थानीय कृषक उत्पादक संघ के साथ समन्वय कर बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार पोषण किट तैयार कराकर वितरण कराया गया। इसके अलावा भी कई सराहनीय काम किए हैं। वहीं अगर बात करें साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक आनंद की, तो प्रदेश के 8 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल चित्रकूट में जुलाई 2022 से वह कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। अभिषेक ने बालिकाओं, विशेष जरूरत वाले बच्चों और स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर की योजना पर जो है वो काम किया है। विद्यालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे में बदलाव किया। इसके लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला खनिज निधि, नीति आयोग, सांसदों और विधायकों के अलावा CSR से लगभग 86.70 करोड़ रुपए जुटाए।
इस राशि से 320 स्कूल बाउंड्री, 308 लड़कों के शौचालय, 340 लड़कियों के शौचालय, 165 किचन शेड, एक साथ कई पॉइंट वाले 690 परिसरों का विद्युतीकरण और 1500 से ज्यादा कक्षाओं के फर्श पर टाइल्स लगाए गए। इस पहल ने रुर्बन मिशन, नीति आयोग, CSR और जिला खनिज निधि के माध्यम से 280 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था कर दी गई है। अगले 6 महीने में 550 और स्मार्ट क्लास बनाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें, यूपी इस तरह के काम में सबसे आगे रहने वाला राज्य बनता जा रहा है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत 10 मई से एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 10 मई से एक और पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ो यात्रा का नाम इसको दिया गया है। सीधे तौर पर पैदल यात्रा के दौरान युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का आग्रह यहाँ पर किया जाएगा। उनसे बातचीत की जाएगी, राज्य की जो जनता है उनसे संवाद यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। जिस कांग्रेस पार्टी को गाँव की पार्टी कहा जाता है, वो कांग्रेस पार्टी फिर से गाँव में एक सशक्त पार्टी यहाँ पर बन सके, सशक्त पार्टी यहाँ पर बन सके और संगठन कांग्रेस पार्टी का और मजबूत यहाँ पर हो सके, ताकि इस यात्रा का लाभ आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सके। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यात्रा जरूर निकालें, लेकिन दूसरी तरफ सियासत और गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी उनकी इस यात्रा को लेकर अब आरोप लगाने लगी है कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे तौर पर हरीश रावत अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नथुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला पर फायरिंग की घटना सामने आई है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बता दें जिस तरीके से साकेत कोर्ट में पुलिस के पूरी तरीके से पुख्ता इंतजामात रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहती है कोर्ट के अंदर, लेकिन आज एक मामला सामने आया है। बता दें कि एक महिला को गोली, ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस का इंतजाम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मामले में गवाही देने आई एक महिला पर वकील की ड्रेस पहनकर आए एक व्यक्ति ने कोर्ट रूम में ये ओपन फायर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के साकेत कोर्ट में यह महिला धोखाधड़ी का एक मामला गवाही देने के लिए आई थी। तभी इनके पहले से इंतजार कर रहे आरोपी ने उन पर कोर्ट परिसर में ओपन फायर कर दिया है। महिला ने आनन फानन में अस्पताल में लेकर जाया गया। दिल्ली मिली जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने महिला पर फायरिंग की है वो आदतन अपराधी है, पेशे से वकील है। हालांकि उसका बार लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अदालत में सुरक्षा व्यवस्था के कितने चौक चौबंद हैं, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आए दिन फायरिंग होती रहती है। ऐसे पहला मामला नहीं है जबकि दिल्ली की अदालत में गोली चल रही हो। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद सुरक्षा चिंताओं के बावजूद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देने के नाकाम रही है। सितंबर 2021 में भी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई थी, जहां पर पेशेवर बदमाशों ने पुलिस कस्टडी में ही एक बदमाश को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस बदमाश को मार गिराया था, लेकिन कोर्ट रूम में इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में उस समय जब महिला गवाही देने के लिए साकेत कोर्ट के अंदर आई थी तो तभी वकील की ड्रेस पहनकर एक युवक जो बदमाश था उसने महिला के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद महिला जख्मी रूप से घायल हो गई थी। वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा उसे औपचारिक इलाज कराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद बता दें कि आखिरकार कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा रहती है, पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है। जहां दिल्ली पुलिस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस जो है चौक चौबंद रखती है अपने उसको कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की चौक चौबंदी खत्म होती नजर आ रही है तो उस पर जो है केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसी के बाद साकेत कोर्ट में जिस तरीके से गोली मारकर महिला को जख्मी किया गया तो उसको देखते हुए आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जम्मू के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और उस पूरे हमले की अब NIA जांच करेगी। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। गुरुवार दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना के ट्रक पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद वहां पुलिस प्रशासन के साथ साथ सेना के अधिकारी भी पहुंचे और आज NIA की टीम भी वहां जांच के लिए पहुंची है। स्थानीय लोगों से भी इसकी पूछताछ की जा रही है। आतंकी, चूँकि कल बारिश भी हो रही थी, उसको देखते हुए आतंकी वहां से फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस के साथ साथ NIA की टीम और आर्मी के अधिकारी भी कर रहे हैं। इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गया है।
सेना ने अपने बयान में कहा कि भीमबेर गली इलाके के पास दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने ट्रक में गोलीबारी की, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस हमले में घायल जवान को उन्हें राजौरी के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। सेना मुख्यालय उत्तरी कमान के एक अधिकारी के बयान के अनुसार भारी बारिश और क्षेत्र में कम दृश्यता का फायदा उठाते हुए अज्ञात आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की। सेना को शक है कि अज्ञात आतंकवादियों ने ट्रक पर ग्रेनेड भी फेंके। आग इसी से लगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस पूरे हमले की जानकारी दी। सेना ने कहा है कि क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात नेशनल राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। सेना की गाड़ी में आग लगते ही स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी सेना के जवानों की मदद की। सेना के वाहनों में आग इतनी भयंकर थी कि काफ़ी दूर से इसे देखा जा सकता था। हालांकि पहले सूचना थी कि 2 जवान शहीद हुए, लेकिन बाद में पता चला कि 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। स्थानीय लोगों से भी आतंकियों के बारे में टीम पूछताछ कर रही है। अब एनआईए की टीम भी वहां पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में कल जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों ने हमला कर दिया। एक ट्रक पर पहले तो फायरिंग की और उसके बाद उस फायरिंग से उस ट्रक में आग लग गई और 5 जवान शहीद हो गए। अब इस पर उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। दिल्ली से एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के पूंछ में और वहां जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उन आतंकवादियों को प्रशासन पकड़ पाता है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं क्या वो पकड़ पाते हैं या फिर आतंकवादी फरार होते हैं। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम सीनियर नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारे सहयोगी जूही। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के ऐलान के मुताबिक ट्विटर से ब्लू टिक जो है वो हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें कई बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं जिनके अकाउंट से ट्विटर ब्लू टिक छीन लिया है ट्विटर ने। ट्विटर के नए नियमों के मुताबिक अब ब्लू चेक मार्क सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो ट्विटर ब्लू के लिए भुगतान करेंगे। इसका भारत में बड़ा प्रभाव पड़ा है और कई बड़ी हस्तियों, राजनेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और पत्रकारों के चेक मार्क हटा दिए गए हैं। एलन मस्क ने अक्टूबर 2020 में ट्विटर पर इस बात को लेकर ट्वीट करते हुए जोर देकर कहा था, अगर ब्लू टिक चाहिए तो आपको इसके लिए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ हम आपको राजनीतिक, सिनेमा और खेल जगत से जुड़े कुछ लोगों के अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे जिनके अकाउंट से ब्लू चेक मार्क हटा दिया गया। अगर बात करें नेताओं की तो इनमें ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, मनोज सिन्हा, भगवंत मान, भूपेंद्र पटेल, दिग्विजय सिंह के अलावा नीतीश कुमार के नाम शामिल है। वहीं इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े हस्तियों के नाम शामिल है। ट्विटर पर ब्लू टिक दिया जाना एक तरह का स्टेटस सिंबल था। ब्लू टिक वाले लोगों को ट्विटर पर अलग नज़र से देखा जाता था। ट्विटर पर ब्लू टिक केवल उन लोगों को दिया जाता था जिनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा, प्रामाणिकता होती थी और ये लोग खास लोगों की कैटेगरी में आते थे। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे दिनकर आनंद। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन पर एक बार फिर से निशाना साधा है। एक बार फिर से देश में ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2018 में 37% वीवीपीएटी मशीन खराब थी, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया, इसके साथ ही आगामी चुनाव और उपचुनावों में भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मसला ईवीएम मशीन खराब होने का नहीं है, मसला वोटर्स का है कि वोटर्स को अगर 1% की भी संशय है कि चुनाव प्रक्रिया में झोलझाल है तो उसको क्लेरिफाई करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेरे इस वक्तव्य के बाद बीजेपी के आईटी सेल के ट्रोलर्स 2 रुपए के ट्रोल मुझे ट्रोल करेंगे और कहेंगे कि जब कांग्रेस जीती तब ईवीएम सही और जब कांग्रेस हारी तो ईवीएम गलत कैसे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जीतती है या नहीं जीतती है, मसला ये नहीं है, मसला है वोटर्स का विश्वास। ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया से डगमगाना नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन निक्की के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की
चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से यात्रियों के पहले दल को रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन यात्रियों के दल को रवाना किया। कल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा में विधिवत धामों के कपाटों के खुलने की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार उम्मीद है कि पिछली बार की संख्या यानी 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा में आएंगे। कोशिश यही है सरकार की कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधा यहाँ पर दी जा सके। उत्तराखंड राज्य का जो अतिथि देव भाव का सत्कार है वो उनके मन में बस सके और उसके लिए बेहतर सुविधाएं देने का दावा सरकार की तरफ से किया है। ऐसे में देखा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि यात्रियों को कितनी सुविधाएं मिल पाएंगी, कितने उनके सुगम हो पाएंगे, यात्रा कितनी उनकी सुरक्षित रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धामी सरकार ने कोशिश जरूर यहाँ पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। इधर पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई है। क्या है पूरी खबर, बता रही हैं दीक्षा चौधरी। बिहार के पटना में जुमे की अलविदा की नमाज के दौरान अतीक अहमद की समर्थन में नारे लगे, जिसका वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में अतीक और अशरफ के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी बुधवार को कुछ लोगों ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में पोस्टर लगाया था। इस विवादित पोस्टर के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था। आपको बता दें, 14 अप्रैल को अतीक और अशरफ को मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर मैनपुरी में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में है, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस लाइन में आज पुलिस ने निकाय चुनाव को लेकर और जो भी आगामी त्योहार हैं उनको देखकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया है। उन्होंने बताया कि दंगे के दौरान होने वाले जितने भी पुलिसकर्मियों के पास उपकरण हैं, चाहे वो आंसू गैस के हो, मिर्ची बम हो, इनको चलाने का तरीका जो है और किस तरीके से उनको चलाना है, जिसको लेकर और कितनी समय के अंतराल में इनका प्रयोग करना है, इसको लेकर एसपी विनोद कुमार सिंह ने आज पुलिस लाइन में एक अभ्यास वर्ग कराया गया, जिसमें पूरे जनपद के थाना अध्यक्ष समेत सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। दंगा नियंत्रण के बिल्कुल अभ्यास इस तरीके से कराया गया है जैसे कि दंगा होने के बाद पुलिस का क्या मूवमेंट रहेगा, पुलिस कर्मियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस चीज के दौरान पथराव होने के बाद किन चीजों से बचाव करते हुए और कितनी दूरी पर जाकर इसका अभ्यास का प्रयोग करना है, जिससे आम जनमानस को भी बचाया जा सके और कानून व्यवस्था को लागू करते हुए शांति व्यवस्था किस तरह है उसको लागू की जा सके और पुलिस कर्मियों को भी बचाने के लिए कई प्रकार के अभ्यास वर्ग के दौरान नियम बताए गए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। इधर मुरादाबाद में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान नोकझोंक देखने को मिली है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के जामा मस्जिद चौराहे पर आज जुम्मा अलविदा की नमाज के बीच में भारी संख्या में कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचकर जबरदस्ती जामा मस्जिद जाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद लोगों के द्वारा हंगामा भी हुआ था। पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो सके। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस बल के द्वारा लोगों को समझाया गया, लोग इसके बाद पूरे शांत हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्याशी एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पहुंचे थे, वहीं सपा कार्यकर्ता भी बीच में पहुंच गए थे, जिसके बीच काफी देर तक इसमें तनावपूर्ण स्थिति रही है। लेकिन पुलिस के मौजूदगी में सब कुछ मामला सेकंडों में शांत हो गया। जब पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया तो लोग शांत हो गए। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। उधर उत्तराखंड में 22 अप्रैल के बाद से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी, बता रहे हैं विकास चौहान। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर आज एक दिन पहले जो श्रद्धालु है उनका जत्था आज हरिद्वार और ऋषिकेश से रवाना किया गया। जहां ऋषिकेश से जो जत्था यहां से निकला है वो उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं हरिद्वार से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा यात्रियों को यहाँ से रवाना किया गया।
जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा तक की जाएगी, उनका हर ख्याल रखा जाएगा और जितनी भी संख्या में लोग आएंगे उनको सभी को जो चार धाम यात्रा है, चार धाम में दर्शन लगातार उनको कराए जाएंगे। हालांकि पहले सीमित संख्या की गई थी, लेकिन उस पर रोल बैक करते हुए सरकार ने अब जो सीमित संख्या थी उसकी जगह अब जो दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी सीमित संख्या को समाप्त कर दिया है और ऐसे में संख्या में अब लोग चार धामों में दर्शन कर सकेंगे। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उधर अलीगढ़ में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में एक अधेड़ की उस समय चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई जब वह शौचालय में शौच के लिए गया था। आपको बता दें पूरा मामला अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग का है, जहां पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। वहीं एक एटा का रहने वाला युवक जिसकी उम्र तकरीबन 49 वर्ष बताई जा रही है, अपने बेटे के साथ स्टेशन परिसर में ठहरा हुआ था कि अचानक टॉयलेट करने के लिए शौचालय के अंदर जाता है, जहाँ पर 3-4 अज्ञात लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जो मृतक है उसके बेटे को ही पकड़ लिया और उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस शक जता रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में बेटे का ही हाथ है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं बेटा पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी लगातार मीडिया से कहता हुआ नजर आया कि पुलिस उसको बलि का बकरा बना रही है, जबकि उसने देखा है कि उसके पिता के ऊपर 3-4 अज्ञात लोगों ने चाकुओं से अचानक हमला बोल दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध परिस्थिति मालूम होती है। जब मामले से पूछताछ हो जाएगी उसके बाद में जो सच सामने आएगा उसके बेस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के आवास विकास स्थित औली गांव के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक सवार बदमाश को जब रुकने का इशारा दिया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़ा गया आरोपी चोरी और लूट के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर 18 मुकदमे दर्ज थे। एसएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दूसरे जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर बाजार बंद का कार्यक्रम आज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन आज उस समय फ्लॉप हो गया जब समिति के ऐलान के बाद भी बाजार बंद नहीं हो सका। लक्सर बाजार के आधे से अधिक व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी और पूरे विरोध में खड़े हो गए। इसे लेकर के खुद संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी कृष्ण सिंह और उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव संदीप चौधरी ने खुल्लम खुला कह दिया कि व्यापारियों में एक का नहीं है तो ये आंदोलन नहीं चलेगा। और उन्होंने पहले तो व्यापारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, उसके बाद दोनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया। साथ में ऐलान भी कर दिया कि वो केवल बाहर के लोगों का मूर्ख बना करके इस पूरे आंदोलन को दूसरे गले में डालना चाहते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर के यदि कोई आंदोलन चला जाएगा तो वो यानी किसान और देहात के लोग अपने बलबूते पर चलाएंगे। उसमें व्यापारियों की जरूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि व्यापारियों द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो कहीं ना कहीं उनके बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ में ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह व्यापारियों के एक इशारे पर सब लोग आ जाते थे और दूसरे संगठन खुले मन से समर्थन करते थे, अब वो आगे नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अब इस आंदोलन को व्यापारी कितना हद तक आगे चलाते हैं। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। संभल के अवैध नर्सिंग होम में ऑपरेशन करने वाले 2 डॉक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पूरी खबर क्या है, बता रहे हैं सतीश सिंह। हम बताते चले, संभल डीएम के आदेश पर 2 चिकित्सक सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा मामला एक महिला के ऑपरेशन का बताया जा रहा है, जिसमें महिला की मौत हो गई है। पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर
कई अवैध तरीका से अस्पताल चल रहे हैं। तो इसी को लेकर के 11 तारीख को महिला की मौत हुई थी और मौत होने के बाद में जो है डीएम ने एक टीम गठित की गई। उसमें जो है नोडल अधिकारी को आदेश दिए गए। नोडल अधिकारी मनोज कुमार पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जिस अस्पताल में महिला की मौत हुई थी और अंत एक दूसरे अस्पताल में पहुंचते हैं, दोनों अस्पताल में इलाज चला था। तो इसी को लेकर के जब उनसे उनके दस्तावेज मांगे गए अस्पताल के, तो वो डॉक्टर जो है जो नामी गिरामी डॉक्टर थे वो दस्तावेज नहीं दे पाए और ये फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चला रहे थे। तो इसी को लेकर के मनोज कुमार चौधरी ने ये भी बताया है कि जो जिस तरीका से लंबे समय से इनका अस्पताल चल रहा था और स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल चल रहे हैं इन पर कार्रवाई तो होती है लेकिन मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उनके खिलाफ 2 महीने बाद उनकी सीज खुल जाती है। जिस तरह से अस्पतालों को सील किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसी में जो है डीएम मनीष बंसल जी ने सख्त आदेश कर जो 2 चिकित्सक सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जिन पर संबल में ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिन पर बहुत जांच की बात की जा रही है। एक टीम गठित भी करी थी डीएम साहब ने, क्योंकि तहसीलदार और यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए गए थे। उनसे कहा था कि सब तरीके से जितने अस्पताल हैं सबकी जांच होगी, कितने अवैध तरीका से अस्पताल चल रहे हैं। लेकिन वो टीम गठित तो करी गई थी लेकिन कार्रवाई कोई भी किसी अस्पताल पर नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की किस तरह लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में लगातार मौतें होती रहती है। ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से महिला की मौत हुई है, अब उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। और इसी के साथ रिपोर्टर लैब में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।